हम लोग इससे शुरू करते हैं। कल हमने कहा था कि अभी जितना पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आनंद जी बताइए। अपने लेफ्ट लेग को योनि द्वार पे रख के और दूसरा ऊपर, राइट लेग को उसके ऊपर रखने के लिए, और नहीं अपने नहीं नहीं नहीं, यही गलती हो गई। ये अभ्यास मैं किसमें बताऊं बताया सर? गया था? ये जो आनंद, अच्छा पहले ये बताइए अनुसुता जी, आनंद जी ने जो अभ्यास बताया वो उसका नाम घेरन संहिता में क्या कहा गया है? मुक्तासन। जी। मुक्तासन कहा गया है। लेकिन आपने आनंद जी जो बताया एक लिहाज से सही है। अगर हम पूछते हठ प्रदीपिका के मुताबिक एक मत ये भी है तो आपका सही होता है। ठीक है, तो ये जैसे अब हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ना, ये चीज क्लियर होगा। अच्छा, हठ प्रदीपिका में कई मत बताए गए। हठ प्रदीपिका में जो बताए गए यहाँ पर दो अलग अलग आसन, वहां पर दोनों को सिद्धासन ही बताया गया है। मुक्तासन जो आप कह रहे हो, आपने अनुसुता जी ने कहा मुक्तासन का वो है, तो अनुसुता जी अब आप बताओ सिद्धासन कैसे बताया गया घेरन संहिता में? जी। पाव, एक पाव की जो एडी है वो योनि हाँ स्थान, उस एडी से योनि स्थान को दबाना है। और हाँ दूसरे पाव की जो एडी है वो मेड के ऊपर रखनी है। ठीक है, यानी और दोनों फिर एड़ी के बीच में मेड रहेगा, ये ठीक है। ये पाँव की स्थिति हो गई। उसके बाद हाँ, फिर ठोड़ी को हृदय से लगाना है, यानी जालंधर बंद बांधना है। हाँ और जो दृष्टि है हमारी, हाँ हाँ, हाँ, वो स्थिर रखनी है दोनों भुवों के बीच, सेंटर ऑफ द दोनों, आईब्रो। हाँ सेंटर ऑफ द आईब्रो रखनी है। ठीक जी। है, अब बताएंगे स्वाति जी बताइए। स्वाति जी आप बताइए। नहीं, दूसरे सीक्वेंस में ही पूछता हूँ तो ठीक रहेगा। पद्मासन बता दीजिए कैसे बताया गया है। जी सर, पद्मासन में पैरों को क्रॉस में जांघा के में रखना है, यानी पीछे से जो है वो हाथों को पीछे क्रॉस करके पकड़ना है। ठीक है, आप सिंपल भी बोल सकते थे क्योंकि पद्मासन हम लोग करते हैं, जो पद्मासन लगा के बस उसको बद्ध पद्मासन वाली स्थिति है। ये क्रॉस में अंगूठे को पकड़ना, मतलब पीछे से, अंगूठे को और पकड़ लेना। नासिका पर ध्यान होना चाहिए, और इससे व्याधि और विकारों का नाश होता है। बहुत बढ़िया, व्याधि और विकारों का नाश होता है। और पद्मासन में नासिकाग्र पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एक करके पूछते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और सब लोग माइक ऑफ रख के बोलिएगा और सुनने की कोशिश, इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए स्क्रीन पर अभी मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ, पूछने के बाद अगले से हम शुरू करेंगे स्क्रीन पर। भद्रासन बता दीजिए। सनी जी तो थे नहीं। सुमिता मदान जी बता दीजिए भद्रासन कैसे बताया गया है। जी सर, भद्रासन में जो दोनों एड़ी हैं उसको उल्टा करके अंडकोश के नीचे रखेंगे। ठीक है, पीठ की ओर से अंगूठे ऐसे ही वो पीछे करके ऐसे पकड़ेंगे उसको पीठ की ओर से, ठीक है, और फिर जालंधर बंद लगाएंगे और ध्यान जो होगा वो नासिका ग्रह पे होगा, और इसका फल जो है वो सभी रोगों को दूर करता है। ठीक है, सर्वव्याधि विनाशकम होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब बताइए नेहा जोशी जी, मुक्तासन का बता दीजिए। सर, बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाकर हाँ उस पर दाएं पांव की एड़ी को रखना है, और ठीक, सिर और जो हमारी गर्दन है उसको समान रखकर शरीर को सीधे रख के बैठना है। और जो ये आसन है ये योगियों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। ठीक है, सिद्धि प्रदान करने वाला। ये जो मुक्तासन है सिद्धासन, इसको सिद्धासन भी कहा गया है। कहाँ पर, कहाँ कहा गया है? हठ प्रदीपिका में। आप लोगों ने हठ पढ़ लिया प्रदीपिका होगा, में। हठ हठ प्रदीपिका। प्रदीपिका। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं वज्रासन पे। भारती कोरे जी बताएंगे वज्रासन के बारे में। जी सर, दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पाँवों को गुदा के दोनों ओर लगाए। फल है योगियों को सिद्धि देने वाला है। ठीक है, दोनों जंघा को व्रज के समान करेंगे और जो गुदा प्रदेश है उसके दोनों तरफ, गुदा पार्श्व कहा गया, गुद पार्श्व, उसके दोनों तरफ लगा लेंगे। योगियों को सिद्धि देने वाला बताया गया है। अगला नंबर है स्वस्तिक आसन का। किनसे पूछूं मैं? सविता बावरे जी बताइए। जी सर, अपने दोनों तलवों को अपने दोनों जंघा और घुटनों के बीच में त्रिकोणाकार रखना है और समभाव से बैठना है। इसी को स्वस्तिकासन बोलना है। हाँ, यानी दोनों जांघ और घुटने के बीच में ना पाद तल जो होता है, हमारा पांव का जो तलवा होता है उसको रख देना है
और शरीर को सीधा रखना है, यही स्वस्तिक आसन है। लाभ कुछ इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है, ये भी समझ गए। अगला आते हैं हम लोग सिंहासन में। हाँ, सिंहासन बता दीजिए। हैंडरेज में कौन कौन है? हैंडरेज है कोई? अब कोई हैंडरेज नहीं है? देव जी हैंडरेज हैं, देव जी बताइए। सर पीछे से पैरों को क्रॉस करके बैठना है वज्रासन में ही। आगे से वज्रासन ही लगेगा, लेकिन पीछे से क्रॉस करके बैठना है। क्रॉस करके, और ठीक। हाँ जी, हथेली को अपनी जांघों पर रखना है। ठीक है। और जालंधर बंद लगा के जीभ को बाहर की ओर निकालना। हाँ, जलंधरेन नासिका पर, जीभ को बाहर। और एक चीज तो छोड़ ही दिया आपने, नासिका का अवलोकन। नासिका पर ध्यान रखना। नासिका, ये घेरन संहिता के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं हाँ कोई जी। आवाज की बात इसमें अभी तक नहीं आई है, हो सकता है गुरु बताएं तो अलग बात है। नेहा बिहौट जी, गोमुख आसन के बारे में बताइए। हाँ, दोनों पैर को पृथ्वी पर रख के और देह को सीधा करके और घुटने को गौमुख के आसन के समान उतार करके बैठना है और पीठ के दोनों पार्श्वों में लगाना है दोनों पैरों को। हाँ, दोनों पाँव को, मेन ये चीज है, दोनों पाँव को जो हमारा हिस्सा है ना शरीर का, उसके पार्श्व में लगाना है, पृष्ठ पार्श्व, पीछे की तरफ से। जो पार्श्व, हाँ पार्श्व मतलब किनारा होता है। शरीर सीधा रखेंगे तो गाय के मुख की आकृति बन जाएगी। ठीक है, बहुत सुंदर। वीरासन का बता दीजिए। एक पांव को दूसरे जंघा के पास स्थापित करना है, दूसरे पांव को पीछे की तरफ मोड़ लेना है, बस यही वीरासन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप धनुरासन बता दीजिए मीना जी। जी, धनुरासन जैसे हमारा नॉर्मल धनुरासन है वैसे ही है। पेट के बल लेट के पीछे से दोनों पांव घुटनों से मोड़ के अपने हाथों से पादांगुष्ठ को पकड़ना है। ठीक, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है। हाँ, ये इससे भी सवाल आता। ममता पटेल जी, मृतासन का बता दीजिए, मृतासन का। ये धरती पर पीठ के बल सीधा लेटना है और शरीर को पूरा शिथिल कर देना है। इससे थकान दूर होगी और चित्त को शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया। इसी को अब शब्द ना, चूंकि देखो पूछने का ये मतलब थोड़ी था कि आपको आता है कि नहीं। सब लोगों को कम से कम मृतासन या शवासन तो सब लोगों को आता है। इसमें ध्यान क्या रखना है, पूछने का तरीका, मतलब उसका मतलब समझिए। उत्तान शववत, अगर आपसे कह दे उत्तान शववत, कहीं इंटरव्यू देने गए, कहीं रिटन टेस्ट देने गए, उत्तान मतलब पीठ के बल लेट जाना भूमि पर। और पीठ के बल लेटना, और क्या स्थिति लगे देख करके, कोई देखे तो लेटा हुआ है, शववत लगे कि लेटे हुए हैं। और फिर आपने दो शब्द कहा, तो उसमें उस शब्द को थोड़ा सा और संस्कृत की तरफ ले आइए। श्रमहर और चित्त विश्रांति, दो इसके फल बताएगा वैसे। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, अब आते हैं गुप्तासन में। गुप्तासन बता दीजिए, ये शालिनी जी बता दीजिए। सर इसमें वो जानु पूर्वांतरे का शब्द का प्रयोग करके, यानी कि पद्मासन बैठ के और तलवों को जांघा घुट्टे के बीच में फंसा के, और इसमें एक विशेष शब्द का यूज किया था श्लोक में कि गुप्त रखना है उसको। हाँ ठीक है, तो घुटना और जंघा के बीच में दोनों पाँव को छुपा लेना है। जैसे कि हम लोगों ने स्वस्तिक आसन में देखा, उसमें छुपाना शब्द नहीं कहा गया है, घुटना और जंघा के बीच में दोनों तलवों को रखना है। लेकिन इसमें तलवा शब्द इस्तेमाल ना करके कहा गया दोनों पाँव को घुटना और जंघा के बीच में रखेंगे छुपा करके, दिखे नहीं ऊपर से। लेकिन एक और चीज जोड़ा गया, क्या? पादों परिच संस्थाप्य, पाँव के ऊपर संस्थाप्य गुदम, यानी पाँव के ऊपर गुदा प्रदेश को लेकर के बैठ जाना है। ठीक है, ये एक चीज बताया गया गुप्तासन में। गुप्तासन में क्या है? पाँव की एड़ी पर या पाँव पर बैठ जाना है, गुदा प्रदेश को लगा देना है। ठीक है, अब बस एक दो बच गया है। मत्स्य आसन कौन बताएंगे? मत्स्य आसन? हैंड रेज कीजिए, उन्हीं में से पूछूं, किन से पूछूं? सर मैं भारती कोरे जी बताइए। हाँ, भारती कोरे जी बताइए। भारती कोरे जी कहाँ चले गए? सर मुक्त पद्मासन की स्थिति में, यानी कि जो सादा पद्मासन हम लगाते हैं, बद्ध पद्मासन नहीं है ये, सिंपल वाला पद्मासन में लेट जाए और हाथ सिर के पीछे रख के और पीठ के बल लेट जाना है। हाथ सिर के पीछे रख के पद्मासन लगा के लेट जाना है।
हाँ मतलब सीधे सामान्य पद्मासन, पद्मासन सामान्य लेके उत्तान हो जाना है, पद्मासन लगा के, और कुरपर से सिर को जो है ऐसे लपेट लेना, लपेटने की बात कही गई। और इसका शिरोवेश, लाभ रोगों को खत्म करने वाला है ये। रोग घनम, ठीक है, रोगों को खत्म करने वाला। बस एक और पढ़ाया था मत्स्येंद्र आसन, तो मत्स्येंद्र आसन भी, और दो है सर, मत्स्येंद्र आसन और गोरक्ष आसन। हाँ, मत्स्येंद्र आसन कौन बताएंगे? पल्लवी जी बताइए मत्स्येंद्र आसन। बाएं पाव की जो एड़ी है उसको मोड़ना है और दाई जांग के यहाँ रखना है, और फिर उस पर दाई कहुनी रखते हुए जो है हाथ दाएं हाथ की पर रखकर दृष्टि को भूमध्य में रखना है। उसमें एक और चीज कहा गया है, बाएं हाथ पर मुख को स्थापित करना है। दूसरी एक और बात कही गई, उदर को पीठ की ओर खींचना है, उदर को पीठ की ओर खींचना है, ये भी बात कही गई। अच्छा, दृष्टि कहाँ होगी मत्स्येंद्र आसन में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। दोनों भुआ के बीच में है। कहाँ? दोनों जो भूमध्य पे रहेगी, ठीक है। एक है गोरक्ष आसन, तो 15वां आसन तक, यहाँ 15 तक हम लोगों ने पढ़ा था। गोरक्ष आसन कौन बताएंगे? बताइए। संतोष जी बताएंगे? संतोष जी? सर मैं बता देती हूँ। कौन आप? सर मेघा वर्मा। मेघा जी बताइए। मेघा जी, हाँ ठीक, आपका भी नहीं हुआ। दोनों जंघा और घुटनों के मध्य में दोनों पैरों को रखना है, पैरों के पंजों को छुपे रूप में रखें और दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़कर कंठ को संकोच करें और नासिका पकड़ना नहीं, दोनों हथेलियों से बस ढक देना है दोनों एड़ी को। हाँ ठीक है। और दृष्टि रहेगी नाक के अग्रभाग पर। नाक पर, ठीक है। कंठ संकोचन मतलब जालंधर बंद लगा लिया। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने एक बार वीरासन में बहुत सिंपल कहा गया है, मैं करके बताऊं? कैसे बताऊं? ऐसे ऊपर करिएगा नहीं और सिंपल। हाँ ये वाला देख, हाँ ये वाला, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा में ये वाला है। ये वाला, हाँ, इसमें हाथ का पोजीशन तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसे पाँव का पोजीशन बताया गया है। एक पाँव को दूसरे जंघा के पास ऐसे रखेंगे, और इसको और बड़ा करना है क्या? बड़ा तो होगा कैसे पता नहीं। और दूसरा पाँव जो है पीछे की तरफ मोड़ लेना है। ये है वीरासन, सिंपल सा ये बताया गया है। ठीक है सर स्वस्तिकासन की भी पिक देखिए। जो वॉरियर पोज बोल रहे हैं ना, वो तो वीरभद्र आसन होता है ना? हाँ वो वीरभद्र आसन होता है। स्वस्तिक आसन तो बहुत सिंपल है ना। देखो इसमें इन्होंने क्या किया है कि दोनों तलवों को ना, दोनों उसके बीच में थोड़ा सा इसी को और अंदर कर दे। अब इसमें स्वस्तिक आसन में जो चीजें नहीं कही गई हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो जनरली हम लोग अभ्यास में करते हैं। दोनों एड़ी ऊपर होता है स्वस्तिक आसन में। जैसे ये पंजा ऊपर से गया ना, तो ये तलवा जो है दोनों के घुटना और जंघा के बीच में आ गया, और इधर से नीचे से जो पांव गया हुआ है उसका एड़ी ऊपर आ जाएगा, इसका भी एड़ी ऊपर रहेगा, दोनों तलवा अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा एड़ी ऊपर रहता है ये नहीं कहा गया, ये ध्यान रखिए। घेरन संहिता में क्या कहा गया है कि जानू और उर्वा के बीच में दोनों तलवा को रखना है स्वस्तिक आसन में। हाँ, पश्चिमोत्तान आसन से आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। पश्चिमोत्तान आसन के बारे में क्या कहा गया है? प्रसार्य पादों, दोनों पांवों को प्रसारित कर देंगे भूमि पर दंड रूप में। तो दोनों पांव को दंड रूप में भूमि पर फैला देंगे। विन्यस्त भालम चिति युग्म मध्य। विन्यस्त भालम मतलब, विन्यस्त मतलब रखना, भालम मतलब भाल वाला ये वाला हिस्सा, आपके सिर वाला हिस्सा विन्यस्त कर देंगे, भाल को कर देंगे आगे। कहाँ पर? चिति युग्म मध्य। दोनों जो घुटना आपका मिला हुआ है, चिति युग्म मिला हुआ है, उसके बीच में भाल को रख देंगे। उसके बाद कहते हैं यत्नेन पादो च धृतो कराभ्याम। उसके बाद प्रयत्न पूर्वक दोनों पांव को, पादों मतलब दोनों पांव, धृतो कराभ्याम, धृतो मतलब पकड़ लेंगे, कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से, दोनों हाथों से दोनों पांव को पकड़ लेंगे। हालांकि इस तस्वीर में अंगूठे को पकड़ा गया, लेकिन यहाँ अंगूठा ना कह के दोनों पांव को कहा गया, दोनों पांव को पकड़ लेंगे। तत् पश्चिमोत्तान आसनम स्यात्, यही पश्चिमोत्तान आसन है। तो इसमें देखिए सब लोग करते हैं तो इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, एक तो कहा गया घुटने के बीच में दोनों घुटनों को मिला करके
उसके ऊपर भाल को रखना है, ठीक है। और दोनों पाँव को पकड़ने की बात की गई है, ना कि अंगूठे को पकड़ने की बात की गई। दोनों हाथों से दोनों पाँव को पकड़ लेंगे, ये पश्चिमोत्तानासन। और देखिए जो पश्चिमोत्तानासन इतना इंपॉर्टेंट है, जो हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया इसका फल के बारे में बताइए। आप लोग हठ प्रदीपिका में मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं। उदर पतला होता है, प्राण सुषुम्ना में जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया रुचि जी। प्राण सुषुम्ना में चला जाता क्या में है, उधर आता भी पतला है होता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक बताइए। उदर पतला होता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई फल नहीं बताया गया, कहाँ पर, घेरन संहिता में कोई फल नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने का मतलब क्या है? कुंडलिनी जागरण से ही तात्पर्य है उसका। प्राण तभी सुषुम्ना में प्रवाहित होगा जब कुंडलिनी जागृत होगी। कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं हुई है तब तक उस मुख को आच्छादित करके बैठी हुई है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछते कुंडलिनी जागरण होती है कि नहीं इससे, तो है प्राण सुषुम्ना में तभी जाएगा जब कुंडलिनी जाग जाएगी। जब तक कुंडलिनी सोई हुई है मुख को आच्छादित करके सुषुम्ना में प्राण जा नहीं सकता है। उसके बाद है हमारा 17वां आसन उत्कट आसन। किन्हीं का वो खुला हुआ है ना तो आवाज आ रही है ऑडियो। उत्कट आसन में कहा गया है अंगुष्ठाभ्याम अवष्टभ्यम धराम गुल्फो चखे गतो तत्रोपरि गुदम न्यस्य विज्ञेयम उत्कट आसनम। कहा गया पांव के अंगूठों को पृथ्वी पर रखकर, अंगुष्ठाभ्याम तो अंगूठों को, पांव के अंगूठों पर, धराम पृथ्वी पर रखकर। अब पृथ्वी पर जब पांव रखे तो क्या हुआ, गुल्फों च खे गतो। अब एड़ियों, एड़ी जो है, खे का मतलब होता है आसमान, आसमान मतलब ऊपर उठाने से भी संदर्भ रखा हुआ है। अब जो ऊपर उठी हुई एड़ी है, जैसे पांव को पीछे किए तो अंगूठों को कर रहे हैं, जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं तो पूरा पांव अंगूठा सीधा कर देते हैं, मतलब पीछे की तरफ कर देते हैं। अगर अंगूठा को सीधा रखें, अंगूठा सीधा है तो एड़ी आपका ऊपर उठ गया। उस एड़ी के ऊपर तत्रोपरि गुदम, उस एड़ी के ऊपर गुदा को रख देंगे, इसी को उत्कट आसन कहा गया है, ठीक है। तो इसमें खे वाले शब्द होने से ऐसा लगता है कहीं इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे ये नहीं कहा गया है कि आपका घुटना भी क्या जमीन से टच होगा या घुटना हवा में रहेगा, आसमान में रहेगा, क्योंकि उत्कट आसन में जनरली थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, घुटना भी ऊपर रहता है, एड़ी पर पूरा नहीं भी बैठते हैं कई बार। तो क्योंकि अब आप पूछो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जल बस्ती पढ़ रहे थे तो उसमें था नाभि तक जल में आकर के उत्कट आसन करना है। अगर नाभि तक जल में आएंगे और उसके बाद उत्कट आसन अगर ऐसे करेंगे कि घुटना भी जमीन पे लगा रहे, एड़ी में बैठेंगे, पता चला कि नाक तक तो पानी आ गया। मुझे तो लगता है ऐसा ही होगा। आप लोगों का क्या अनुमान है? क्यों सविता जी, क्या अनुमान है आपका? भारती जी, रुचि जी, है ना? तो हाँ जी। आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा उठा करके रखना होता होगा उत्कट आसन, तभी कहा गया है कि जल बस्ती उत्कट आसन में करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये भी आता है, उत्कट आसन में कौन से सत्कर्म की क्रिया की जाती है? तो जल बस्ती करते हैं। तो मैंने जैसा कहा ना कि कोई भी अभ्यास, कोई भी आसन, कोई भी सत्कर्म और कोई भी प्राणायाम, कोई भी अभ्यास जो हठ योग के ग्रंथों में लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो कोई भी कंप्लीट नहीं है, उसकी आत्मा उसमें है ही नहीं। मोटा मोटा दे दिया, ऐसे है ये कर लेना। अरे बाजार चले जाना, बाजार से आलू ले आना, बाजार किधर से जाना, कौन सी दुकान से लेना, कौन सी कंपनी का आलू लेना है, लाल लेना है, लंबा लेना है, मोटा लेना है, सब्जी वाला आलू लेना है, चिप्स वाला लेना है, उसमें 50 चीजें हो सकती हैं। कितना लेना है, कितने लोग आ रहे हैं, वो सारी चीजें छिपा दी गई हैं। क्यों छिपा दी गई हैं? गुरु के लिए, गुरु के लिए छिपा दी गई। पल्लवी जी माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। उत्कट आसन में अब फिर भी बात आएगी, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, घेरन संहिता के मुताबिक उत्कट आसन कैसे बताया गया। तो कुछ नहीं कहा गया है, अंगुष्ठ को धरा पे रखेंगे और गुल्फ जो आपका हवा में है यानी कि ऊपर उठा हुआ है, उसके ऊपर गुदा को रख देंगे, यही उत्कट आसन है। लाभ कुछ नहीं बताया गया, फल के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं संकट आसन में।
संकट आसन में कहा गया है वाम पाद चित्तेर मूलम विन्यस्य धरणी तले पाद दंडेन याम्येन वेष्टयेद वाम पादकम जानु युग्मे कर युग्मेत मेत एतत् कर युग्मम एतत् संकट आसनम। तो वाम पाद मतलब बायां पैर, चित्तेर मूलम, चित्त मतलब क्या होता है, चित्तेर घुटना कहा गया है, चित्तेर मूलम तो घुटना का जो है कहा गया बायां पांव के घुटने, वाम पाद चित्तेर मूलम बाएं पांव के घुटने को विन्यस्य कहाँ रख देंगे, धरती तले जमीन पर स्थापित कर देंगे बाएं पांव के घुटने को। उसके बाद पाद दंडेन फिर दाहिने पांव से बाएं पैर को याम्यन वेष्टियत, वेष्टियत मतलब देखिए ये शब्द एक बार और आया हुआ है, वेष्टियत शब्द एक बार और कहाँ आया, वेष्टियत मतलब लपेटना। उसके बाद फिर दाहिने पैर से बाएं पांव को लपेटेंगे, वाम पादकम वेष्टियत वाम पादकम लपेटेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है जानू युग में कर युग्मम एतत् संकट आसनम, लपेटेंगे दोनों घुटनों पर, जानू युग में दोनों घुटनों पर, जानू युग मतलब दोनों घुटना, कर युग मतलब हाथ को उस पर रख देंगे, यही संकट आसन है। अब लपेटना कैसे लपेटना है ये बात नहीं बताया गया है। वेष्टियत शब्द एक बार और आया था, कहाँ आया था कोई बता सकते हैं, कहाँ लपेटने की बात आई थी, कोई बता दीजिए जल्दी से फटाफट माइक खोलकर। वेष्टियत शब्द कहाँ आया था बताइए, खुल के बताइए, डरिए मत। गोमुख नहीं गोमुख में नहीं आया था, मैं बताऊं, मत्स्येंद्र आसन में सर। मत्स्येंद्र में भी नहीं बताया गया। अब देखिए, अब मैं ऐसे इशारा करके बता रहा हूँ, ऐसे कहा गया था हाथ से जो है सिर को लपेट लीजिए, मत्स्य आसन मत्स्य आसन में कहा गया, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। ऐसे बीच बीच में कोई शब्द लेकर पूछेंगे ना आपको ध्यान आ जाएगा। कहा गया था ना दोनों हाथों से कर युग में सिरे वेष्टियत वाली बात कही गई थी, हाथों से सिर को लपेट लेना है। संकट आसन में क्या कहा गया, बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग को जमीन पर स्थापित करेंगे, फिर दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट लेंगे, लपेटेंगे कैसे, मुझे लगता है ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे जितना आ पाएगा, और घुटनों पर दोनों घुटनों पर हाथों को रख देंगे, यही संकट आसन है। ये तकरीबन गोमुख आसन में तो सिंपल दोनों एड़ी साइड में होता है, इसमें एड़ी साइड में ना हो करके लपेट लेंगे, तो करके देखिएगा कैसे होता है। मुझे तो थोड़ा आइडिया लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। सर गरुड़ासन में बट तो उसमें बैठ जाना, गरुड़ासन में बैठ जाना है, हाँ ऐसे बैठेंगे तो लपेटना। घुटने पे बहुत प्रभाव आएगा, घुटना जो है कहीं क्रैक ना हो जाए या उसमें गैप ना आ जाए, दिक्कत सर होगी। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फिर। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये ना जैसे मान लो एक पाँव को आप मोड़ करके बैठ रहे हो और एड़ी के ऊपर आप बैठे हुए हो, पाँव मुड़ा हुआ है, दूसरा पाँव गोमुख आसन की तरह दूसरे पाँव के ऊपर रख दिया और आप सही कह रहे हो। यस सर, उसी तरह से लग रहा है कि ये होगा। वेष्टियत तो और तो लपेटना कोई रस्सी तो है नहीं, और कितना वो लपेट पाएंगे। तो बस गोमुख आसन से अंतर यही हुआ कि दोनों पार्श्व में दोनों एड़ी नहीं है, बस ये उसमें अंतर आ जाएगा, और हाथ का कोई पोजीशन बताया नहीं गया। खैर, इसलिए इतना डिस्कस इस पर करते हैं क्योंकि जब डिस्कस करेंगे ना सब लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनको लगेगा कि नहीं इस आसन के बारे में ऐसा कहा गया। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया गया, विधि दे दी गई कि मान लीजिए एक पांव के घुटने को जमीन पर लगाना है, बाएं पांव को दाहिने पांव से बाएं पांव को लपेट लेना है, ये कौन सा आसन बताया गया, क्या पता एग्जामिनर पूछ दे। तो कौन सा आसन बताया गया बताइए सुमन जी, अभी कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? संकट आसन। हाँ संकट आसन, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा नाम भी रिकॉल करेंगे उसको रखते हुए, कोई एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं। अब हम लोग आते हैं मयूरासन में। मयूरासन में क्या कहते हैं, पान्योस्त लाभ्याम अवलंब्य भूमिम तत्कूर पर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवदु उत्ततः खे मयूरम एतद प्रवदंती पीठम। पान्यो मतलब क्या होता है, पानी मतलब हाथ होता है, पानी मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो दोनों हाथ को क्या करेंगे, भूमि पर लगा देंगे,
दोनों हाथ भूमि पे देखिए इस तस्वीर में लगाए हुए हैं, ब्रह्मानंद जी ने लगाया हुआ है इस तस्वीर में दोनों हाथ को भूमि पर। उसके बाद कहते हैं तत् कुर पर स्थापित नाभि। कुर पर मतलब कोहनी को कुर पर कहा गया, इसको कुर पर कहते हैं, कोहनी वाला हिस्सा जो। तत् कुर पर स्थापित नाभि पार्श्वम, नाभि के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर। तो जैसा कि ब्रह्मानंद जी ने लगाया हुआ है, कोहनी को नाभि के दोनों किनारों पर लगाया हुआ है। उच्चासनो दंडवदु उत्थत, उसके बाद कहा गया है कि आपको उठना है, दंडवद जो है उठना है, खे कहाँ पर, आसमान की तरफ उठना है, इसे ही मयूरासन कहा गया है। और ये तस्वीर हम लोगों ने वहां पर बनाई थी ऋषिकेश में, जो वो बांध नहीं है, बांध के पास ये ब्रह्मानंद जी हैं, ये डीपीएस स्कूल में टीचर हैं, तो इन्होंने वहां पर ये अभ्यास किया था। एकदम सीधा है, इतना सुंदर इनका अभ्यास था। इसमें फल नहीं बताया गया। अब बताइए हठ प्रदीपिका में मयूरासन का क्या फल बताया गया है, एक बार बता दीजिए तो आपका उधर भी रिकॉल हो जाएगा। उधर अग्नि प्रदीप्त आनंद जी होती है। बताइए, वो आनंद जी बताइए तो सब लोगों में ना वो आवाज। कालकूट विनाशक। हाँ, कालकूटम कहा गया ना, काल को भी कूट देता है, ऐसे याद कर सकते हैं। विष को भी पचाता है, पत्ते को भी, मतलब अपत्य को भी पत्ते बनाता है और कालकूट अपत्य जैसे को विष को भी पचाता है, पचा देता है। करता है। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या अंतर हो गया, ये क्यों हमने हठ प्रदीपिका का पूछ लिया आपसे, क्योंकि अब आपको पता चल गया घेरन संहिता में तो कोई लाभ इसका बताया ही नहीं गया है मयूरासन का, लेकिन हठ प्रदीपिका में ये वाली बात बताई गई। हो सकता है एग्जाम में अगर ऐसे पूछ दिया जाता मयूरासन का तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये हठ प्रदीपिका में घेरन संहिता में, तो घेरन संहिता में मयूरासन का कोई फल नहीं बताया गया, ठीक है, हठ प्रदीपिका में बताया गया है। अभी तो हम लोगों ने 2 पढ़ा है तो 2 का हम लोग जान लेते हैं, आगे और देखेंगे तो मयूरासन का फिर हम लोग कंपैरिजन भी बना सकते हैं, अलग अलग आसनों का कंपैरिजन करके भी हम लोग, एक बार शास्त्र खत्म हो जाए तो कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे। कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन में क्या कहा गया है, पद्मासनम समासाद्य जानू उर्वो अंतरे करो पुरपराभ्याम समासीनो उच्चस्थः कुक्कुटासनम। ये भी आसान है तो फिर भी हम लोग संस्कृत के शब्द को देखते हैं। पद्मासनम समासाद्य, पहले पद्मासन में आ जाइए। अब यहाँ ये शब्द कहने की इनको जरूरत नहीं पड़ी है कि मुक्त पद्मासन में आना है, क्यों, क्योंकि आगे ही इन्होंने कहा है जानू उर्वो अंतरे करो। करो मतलब हाथ होता है, करो मतलब क्या होता है, दोनों हाथ। जानू उर्वो अंतरे यानी कि जंघा और घुटना के बीच में दोनों हाथ को ले जाना है पद्मासन में लगा करके, इसीलिए मुक्त पद्मासन नहीं कहा है। उसके बाद क्या कहा है, पूर्पराभ्याम समासीनो। अब जब आप हाथ को ले गए तो पूर्पर में उससे कोहनी होता है, कहते हैं कोहनी पर प्रेशर लेकर के, हाथ पर तो आए गए, कोहनी की तरफ से ऊपर उठते जाना है, हाथ ले गए फिर कोहनी की तरफ से एकदम सीधा करके समासीनो, सीधा करके ऊपर उठते जाइए, यही कुक्कुट आसन है। और कुक्कुट आसन ऐसे ही सब लोग करते हैं, कोहनी तक ले आते हैं ना अंदर, तब उठते उठते यहाँ तक ले आते हैं, कोहनी तक आ जाता है, कोहनी निकाल लेते हैं, फिर सीधा कर लेते हैं, समासीन कर लेते हैं, कुरपराभ्याम दोनों कोहनी को सीधा कर लेते हैं, तब हम ऊपर उठते हैं, यही कुक्कुट आसन है। इसमें भी फल नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा, फल यहाँ भी नहीं बताया गया। कुक्कुट आसन वैसे ही है जैसे करते हैं, इसे बताया गया है। अब है कुर्मासन, करते तो है लेकिन देखिए आसन का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सिर्फ हम आसन कर लें, उसमें आत्मा छिपी होती है। जब आप किसी को कराते होगे आसन तो आप ये कहते होगे उस आसन को महसूस करें, उस आसन का जिस जिस अंग पर प्रभाव आ रहा है, जिन जिन मांसपेशियों पर, उन मांसपेशियों पर आप ध्यान ले जाओ, तब उस आसन से जुड़ना हुआ। नहीं तो ध्यान में चल रहा है कि कहीं और की बात है, बस आसन कर लिया तो वो आसन फिर एक्सरसाइज हो जाएगा, वो योग का आसन नहीं कहलाएगा। अगला है हमारा कुर्मासन। कुर्म मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए कोई, कुर्म मतलब कछुआ। तो बहुत अच्छा, कुर्म की चर्चा तो आपके भगवत गीता में भी आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। कुर्मासन तो कछुए के समान आसन बताया गया है। क्या कहा गया है, कहते हैं गुल्फो च वृषण स्याधो। गुल्फ मतलब क्या होता है, एड़ी। तो गुल्फो हो गया तो दोनों एड़ी की बात की गई है। गुल्फो च वृषण स्याध्यो व्युत क्रमेण समाहितो। अब दोनों गुल्फों को
दोनों अंडकोश के पास लगाना है, व्युत क्रम करके, व्युत क्रम उल्टा करके समाहित कर देना है। ये अभ्यास कहाँ पे बताया गया था देव जी? दोनों एड़ी को पीछे करके व्युत क्रम से समाहित करना है, और किसी आसन में बताया गया था क्या? सिंहासन में सर, किसमें? सिंहासन सिंहासन सर। भद्रासन। सिंहासन। ये देख, सिंहासन में भी है, ठीक है। गुल्फोच व्यसन से याद हो, व्युत क्रमेण, व्युत क्रमेण ऊर्ध्वताम है इसमें, मतलब ऊपर उठा करके रखना है, उसमें ऊर्ध्वताम नहीं है। और भद्रासन में है गुल्फोच व्यसन से याद हो, व्युत क्रमेण समाहित है। वाह, ये तो एकदम जो है ऐसे ही बताया गया। तो दो आसन में हो गया। कौन से दो आसन में नाम बता दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। भद्रासन, भद्रासन और सिंहासन में। और तीसरा आसन कौन सा हो गया? कूर्मासन। कूर्मासन। कूर्मासन में हो गया। आइए कूर्मासन तक पहुंचे जरा। कूर्मासन, कूर्मासन, तो यहाँ पर ये चीज ऐड कर दीजिए, सब लोगों को याद रह जाएगा। कि नाम बताइए फिर से। कूर्मासन, भद्रासन और सिंहासन। में भी गुल्फ को, लेकिन भद्रासन और कूर्मासन में सेम बताया है, और सिंहासन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ पर उर्दू बताया। हाँ, एड़ी को उर्दू, बहुत अच्छा शामली जी, बहुत बढ़िया। वहां पर सिंहासन में उर्दू करने की बात की गई। तो व्युत्क्रम गुल्फ को व्युत्क्रम से रखने की बात है, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी ये चीज मैं डाल करके आपको दे दूंगा, तो जब आप पढ़ोगे, क्योंकि नोट्स छोटा करके देना है, तो ये चीजें याद रहेंगी। सिंहासन में एड़ी को बस ये करना है, यहाँ भी कर दें क्या? सिंहासन में एड़ी ऊपर रहेगी, एड़ी को उठा कर रखना, उर्ध्व की बात की गई, ऊपर की जगह उर्ध्व ही कर देता, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया देखिए, गुल्फोच व्यसन स्याधो व्युत क्रमेण समाहितो ऋजुकाय शिरोग्रीवम कूर्मासन मितिरितम। उसके बाद बस इतना ही कहा गया। वैसे उस स्थिति में बैठ जाएंगे और ऋजु काय, ऋजु मतलब क्या होता है? सीधा कर लेंगे। काय मतलब शरीर को, ग्रीवा, शिर मतलब सिर को, ग्रीवा मतलब गर्दन को, सीधा कर लेंगे शरीर को, सिर को और ग्रीवा को। इसी को कूर्मासन कहा गया है यहाँ पर घेरन संहिता में, ठीक है। दोनों अंडकोश के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत क्रम से, उल्टे क्रम से रखेंगे। शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा कर लेंगे। इसे कूर्मासन कहा गया। नहीं तो कंफ्यूज कहाँ होंगे हम लोग? अगर पूछ दे कि घेरन संहिता के मुताबिक क्या कहा गया, तो हम लोग सोचेंगे कूर्मासन है तो नीचे लेटने वाली बात होगी कछुए की तरह से। वो बात यहाँ पर नहीं कही गई है, तो लगता है अधूरा सा है। सर वो उत्तान कूर्मासन है, लेटने वाली बात उत्तान कूर्मासन में है सर। हाँ, तो अब आ गए ना उत्तान कूर्मासन में, तो दोनों को तो डिफरेंस रखना पड़ेगा ना। उत्तान कूर्मासन आपके सामने है स्क्रीन पर 22 नंबर में, उत्तान कूर्मासन। अब कहा गया कुक्कुटासन बंधस्थम कराभ्याम धृत कंधरम। पहले तो कुक्कुटासन में आएंगे, उत्तान कूर्मासन में क्या करेंगे? कुक्कुटासन। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आ गया ना, आप लोगों ने कहा उत्तान कूर्मासन, कूर्मासन में। तो कूर्मासन में तो पीछे सिर्फ पांव करने की बात की गई है, शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा करना है। तो जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं, कूर्मासन और उत्तान कूर्मासन में तो मतलब थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन विधि तकरीबन एक ही होगी। एक में उत्तान लेटने वाली बात होगी, लेकिन ये देखिए ऐसा नहीं है। कुक्कुट आसन में पहले आ जाएंगे बढ़िया से। कुक्कुट आसन में आने के बाद क्या करेंगे? दोनों कंधों को कराभ्याम धृत कंधरम, कुक्कुट आसन में आकर के दोनों कंधों को पकड़ेंगे, तब आएंगे कूर्मासन वाली स्थिति में। उसके बाद क्या करेंगे? पीठ के बल लेट जाएंगे, ठीक है। उत्तानवत लेट जाना है। कैसे? पीठम कूर्मवत उत्तानम एतत् उत्तान कूर्मकम, ठीक है। पीठ के बल, कछुआ पीठ के बल। ये एकदम लग रहा है वैसे ही जैसे कछुआ, अगर पीठ के बल कछुआ को उल्टा करके कर दिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही अभ्यास लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि नहीं, वो कंफ्यूजन है तो बताइए। कुक्कुट आसन में आ गए, बंधस्थम कराभ्याम, दोनों हाथों को ऊपर कर ले। कुक्कुट आसन में ऊपर नहीं उठना है। कुक्कुट आसन में जैसे ऊपर उठते, ऊपर नहीं उठना है, हाथ से कंधे को पकड़ लेना है और पीठ के बल लेट जाना है। तो कछुआ उल्टा हो गया, कछुआ का नीचे इसको परफॉर्म ने किया हुआ था परफॉर्म।
हाँ सर किया हुआ है। तो आप एक फोटो भेज देना, यहाँ पर लगा देंगे आपकी फोटो। ठीक है। ठीक है, ये फोटो भेज देना। ठीक है, कुक्कुट आसन में कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, कछुए के समान आप पीठ के बल लेट जाएंगे। ये उत्तान कुर्मासन है, ये उत्तान कुर्मासन। अच्छा, उत्तान यहाँ लिखा ही हुआ है, इसको काट के यहाँ लिख देते हैं। हो जाना ही उत्तान कुर्मासन है। उत्तान कुर्मासन में भी फल नहीं बताया गया। अच्छा, इस पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? कुर्मासन से सवाल उत्तान कुर्मासन के बीच से पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों नाम एक जैसा है, एक में उत्तान है, एक में कुर्मासन है। तो होना चाहिए थोड़ा सा, एक में उत्तान होना चाहिए, एक में उत्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभ्यास बिल्कुल अलग है। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यूअर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कुर्मासन उत्तान कुर्मासन जो घेरन संहिता में बताया गया क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो ये ध्यान भी रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं मंडूकासन। अब मंडूक आसन पढ़ लेते हैं। मंडूक आसन जो हम लोग करते हैं उसमें और इसमें देखिए कि अंतर क्या है। पृष्ठ देशे पाद तलो अंगुष्ठो द्वोच संस्पृशेत जानु युग्मम पुरस्कृत्य साध्येन मंडूकासनम। दोनों पांव को पृष्ठ देशे पाद तलो, दोनों पांव को पृष्ठ भाग की तरफ, पांव के पीछे की तरफ कर लेंगे। पीछे की तरफ दोनों पांव को कर लिया और इस तरह से स्थापित किया कि अंगूठे आपस में मिल रहे हैं। अंगुष्ठो द्वोच संस्पृशेत मतलब दोनों अंगूठे मिल रहे हैं। दोनों घुटनों को आगे रखे हुए हैं, तो एक तरह से कैसे बैठ गए हम लोग, वज्रासन में बैठ गए। यह मंडूकासन है। अब इसमें बैठते तो हम लोग ऐसे ही आगे झुकने वाली बात को बस यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। मतलब शास्त्र में या तो छूट गया बाद में श्लोक में, या नहीं लिखा हुआ, जो भी हो, एग्जाम की दृष्टि से तो हमारा यह है कि नहीं लिखा हुआ। एक तरह से बस सोच लीजिए कि मंडूकासन में वज्रासन की तरह बैठना है, बस आगे झुकने की बात है ही नहीं। ठीक है, ये इसमें भी फल नहीं बताया गया है, मंडूकासन में भी। अब आते हैं हम लोग उत्तान मंडूकासन। मंडूकासन और उत्तान मंडूकासन देखते हैं। उत्तान मंडूक में क्या कहा गया है। उत्तान मंडूक में कहते हैं मंडूकासन मध्यस्थम पूर्वपराभ्याम धृतम शिरः। अच्छा, एतत् भेकवत उत्तान एतत् उत्तान मंडूकम। पहले कहते हैं मंडूकासन लगा लीजिए, दोनों हथेलियों से सिर को पकड़ लीजिए। वज्रासन में बैठ के दोनों हथेलियों से सिर को पकड़ लीजिए। कुरपराभ्याम धृतम शिरः, कुरपराभ्याम से धृतम मतलब पकड़ लीजिए सिर को। फिर मेढक की भांति उत्तान हो जाइए, ये उत्तान मंडूक आसन है। तो इसमें तो मिलता जुलता है, मंडूक आसन और उत्तान मंडूक आसन मिलता जुलता इसलिए है कि अभ्यास मंडूक में वज्रासन की तरह बैठना है, उत्तान मंडूक में हाथ को भी पकड़ के पीठ की तरफ हो जाना है। तो ये उत्तान मंडूक आसन है। फल इसमें भी नहीं बताया गया है घेरन संहिता में। फल नहीं बताने का मतलब ऐसा नहीं कि फल नहीं होता है, बताया नहीं गया, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम उसी तरह से याद करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। आगे 25वें नंबर पर है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन में क्या कहते हैं, वामो उरु मूल देशे च याम्यम पादम निधाय वे तिष्ठे तु वृक्ष वद भूमो वृक्षासन मिदम विधु। वामो उरु बाई जंघा के मूल में, बाई जंघा के मूल में याम्यम पादम निधाय दाहिने पांव को स्थापित कर देंगे। तिष्ठे तु वृक्षवद भूमो और भूमि पर वृक्ष के समान स्थित हो जाएंगे, यही वृक्षासन है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने AI से ये तस्वीर बनाई है, तो मेटा AI से ये तस्वीर बनाई है, लेकिन इसमें हाथ का पोजीशन, ऊपर हाथ का पोजीशन की चर्चा घेरन संहिता में नहीं है, लेकिन ये बात एग्जैक्ट कहा गया है कि इसी तरह से पांव को इसके मूल में उरु और क्या कहा गया है, वाम उरु मूले, बाएं पांव के, बाएं पांव के मूल में जो है दाहिने पांव को ऐसे लगाया गया है और फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़े हो गए। ठीक है, इसमें भी फल नहीं बताया गया है, फल नहीं बताया गया। वृक्षासन क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या, मैसेज में कुछ आया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आइए। हाँ, सुमन शाह जी, सनी जी हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। नो सर। सर
ये घेरन संहिता में जो यहाँ पे श्लोक में लाभ नहीं दिया हुआ, बुक के लास्ट में जो है वहां पे तो लाभ दिया हुआ है। हाँ, ये तो बात बहुत गहरी बात पूछी आपने, तो ये ध्यान सारे में रखिए। जिसमें आपने बोला तो सुनिए, थोड़ा अब बहुत सब में आपने पूछ लिया, अब आप माइक बंद करिए। ये आपके पास बिहार स्कूल ऑफ योगा वाली बुक होगी, या कोई भी विस्तार से जो इन्होंने व्याख्या पूरी की है वो बुक होगी। तो उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं लिखा है बुक, उन्होंने अभ्यास बताने की दृष्टि से लिखा है। इसीलिए हर अभ्यास का कुछ ना कुछ लाभ होता है। तो वो लाभ देखिए, अब इसमें एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाएगा। अगर घेरन संहिता के नाम से पूछा जाएगा तो लाभ नहीं बताया गया, लेकिन अगर जनरल अभ्यास से पूछा जाएगा, जो कि आपके क्रियात्मक योग में आपको पढ़ना, एक यूनिट आपका क्रियात्मक योग है, वहां पर अगर आपको पूछ दिया गया कि बताइए वृक्ष आसन से क्या लाभ होता है, तो जो लाभ इसमें अभी आप पढ़ रही हैं ना बुक में, वो लाभ वहां पर उसके ऑप्शन में देख करके आप डाल सकते हैं। लेकिन जब घेरन संहिता के मुताबिक लाभ होगा, तो घेरन संहिता में लाभ नहीं बताया गया है सुमन जी, ये रखना है। ये दोनों चीजों को हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा लाभ बहुतों का नहीं बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाभ नहीं होता है। तो व्याख्याकारों ने जो लिखा है, उन्होंने लाभ इसीलिए जानबूझ करके बताया है। वो ये सोचकर बता रहे हैं कि आम आदमी करेगा। वो तो विधि भी कुछ अलग बताते हैं, जो विधि जैसे करते हैं वैसे पूरी विधि बताते हैं, फिर लाभ भी बताते हैं, है ना सुमन जी? आपने भी देखा होगा, विधि भी उन्होंने थोड़ा सा कंप्लीट बताया हुआ है। अच्छी बात है, ये बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में ऐसे दिया हुआ है। 26वां आसन जो हमारा है, यह है गरुड़ासन। गरुड़ासन में क्या कहा गया, हम लोग शास्त्र के मुताबिक पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पेपर देना है। और बाकी तो आप लोग सब लोग मास्टर किए हुए, सब लोगों को आसन पता ही है, उसके लाभ पता ही है, कैसे करना है वो भी पता है। तो गरुड़ासन क्या कहता है, जंघोरुभ्याम धराम पिड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानु परि कर द्वंद्व गरुड़ासन मुच्यते। जांघों और दोनों घुटनों से धरती को दबाएंगे। धराम पीड़, पीड़ मतलब दबाना, पीड़न करना। तो दोनों जांघ और दोनों घुटनों को जमीन से दबाएंगे और स्थिर कर लेंगे शरीर को। स्थिर कायो, शरीर को स्थिर कर लेंगे। जानु परि, जानु मतलब घुटना, जानु परि कर द्वंद्व, तो जानू के ऊपर, जानू ऊपरी, कर द्वंद्व, जानू के ऊपर दोनों हाथ को, कर मतलब हाथ को रख देंगे, स्थापित कर देंगे। गरुड़ासन मुच्यते, इसी को गरुड़ासन कहा गया। अब जो गरुड़ासन हम लोग व्यवहार में करते हैं, और जो पुस्तक जैसे व्याख्या वाली है उसमें पूरा देंगे, बताएंगे कि ऐसे गरुड़ासन करते हैं और इसका ये लाभ होता है। लेकिन यहाँ देखिए, दोनों जांघों और दोनों घुटनों से धरती को दबाएंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे, दोनों घुटनों पर हाथ रखेंगे, यही गरुड़ासन है। अब कुछ देर तो आपको समझने में लगेगा कि कह क्या रहे हैं। ठीक है, दोनों जांघ दोनों घुटनों से शरीर को दबाएंगे, शरीर को स्थिर रखें। मतलब कि आप इसमें कल्पना अपनी तरफ से हर आदमी अलग अलग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक चीज फिक्स नहीं बताया गया। कई स्थिति में ऐसी स्थिति हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सुखासन के जैसे भी तो कर यहाँ पर सकते जो हैं। वर्ड स्वस्तिकासन। सर, यहाँ पर जो वर्ड बोला है कर द्वंद्व, तो द्वंद्व बोले तो उनके बीच में जो विवाद होता है या झगड़ा उस टाइप का, तो दोनों क्रॉस में रहेंगे। तो वो यहाँ पर सोच सकते हैं कि दोनों कर में द्वंद्व चलेगा, दैट मीन्स वो एक दूसरे को लपेटेंगे या विवादक वाली जांघों स्थिति। के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जांघ और घुटना से धरती को कहाँ दबा रहे हैं? अगर उसमें तो ऐसे भी हम जानू परी कर, जानू के ऊपर कर को मान लीजिए द्वंद्व, लेकिन जानू के ऊपर कर को कैसे करेंगे? हाथ को तो अलग हम लोग लपेटते हैं ना, इसको जो है करेक्शन की जरूरत है। लेकिन किसी भी में 2-3 जो है मैंने पढ़ा हुआ है बड़े बड़े विद्वानों का की व्याख्या, उसमें ये चीज कहीं नहीं बताई गई है। इसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचूंगा। मैंने नीड करेक्शन रखा है, और किसी संस्कृत के और बड़े विद्वान से मैं इस पर डिस्कस करूंगा। हाँ सर, एक बार ऐसा हो सकता है, तो इसको जरूर फिर जो है हम आपस में शेयर करेंगे, ताकि बाद में अगर हम लोग गुरु परंपरा से किताब लिखी जाती है तो उसमें इसको करेक्शन करके लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। स्वामी जी का धन्यवाद जो उन्होंने ये बहस को आगे बढ़ाया। इसी तरह से सकारात्मक बहस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया।
तो आइए, इसमें भी लाभ नहीं बताया गया, फल गरुड़ासन में भी नहीं बताया गया। ठीक है, आते हैं वृषासन पर। वृषासन में क्या कहा गया है? याम में गुल्फे पायु मूलम वाम भागे पदेत्तरम विपरीतम स्पृशेद स्पृशेद भूमि वृषासनम मिदम भवेत। याम में गुल्फे मतलब दाहिनी एड़ी को, पायु मूलम गुदा मूल को उस पर रख देंगे, यानी दाहिनी एड़ी पर गुदा मूल को रख देंगे। वाम भागे पदेत्तरम, बाई एड़ी को बाई तरफ रखेंगे। विपरीतम, विपरीत करके रखेंगे ताकि भूमि को स्पर्श करे, इसे ही वृषासन कहा गया। दाहिनी एड़ी पर गुदा को रखेंगे, बाई एड़ी को बाई तरफ ही रखेंगे जमीन पर, विपरीत करके लेकिन रखना है, विपरीत करके रखेंगे, विपरीतम, इसे ही वृषासन कहा गया। सिंपल है, इसमें भी कोई लाभ नहीं बताया गया। याम गुल्फे दाहिनी एड़ी। आइए अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज ना 32 हो जाता तो कल सिर्फ हम लोग इस पर डिस्कशन करते, और इसको अलग अलग जो कल आप लोगों ने 2 डिमांड की हुई थी कि जिसमें वो जालंधर बंद किसके शासन में, उसका अलग आप बना देना, और एक सर्व व्याधि विनाशकम वाला अलग बना देना, तो वो मैंने बना के रखा हुआ है। शलभ आसन पर आते हैं, 28वें नंबर में है। अध्यास सेते कर युग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि करयोस्त तलाभ्याम करयोह तलाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति च ऊर्ध्वम बदंती पीठम सलभम मनिंद्रा। शलभ आसन के बारे में कहा गया है कि मुख के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास जमीन पर टिकाएंगे, यानी हथेली जमीन पर हो, दोनों पांव को शून्य में एक वितस्ती ऊपर उठाएंगे। ये चीज जो है ना, पादो च शून्य च वितस्ती, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस तरह से माप दे करके और किसी आसन में नहीं बताया गया। एक वितस्ती उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, इसे ही मुनियों ने शलभ आसन कहा है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपने पास रख लीजिएगा कि घेरन संहिता में शलभ आसन में पांव को कितना ऊपर उठाने की बात की गई है, एग्जाम में आ सकता है। शलभ आसन में पांव को कितना ऊपर उठाना है घेरन संहिता के मुताबिक, तो क्या हो गया, एक वितस्ती ऊपर उठाना। ठीक है, 29 नंबर में वितस्ती मतलब सर, वितस्ती मतलब एक बित्ता को वितस्ती बोलते हैं, जिसको कि आप कह लें 9 इंच कह लें, या 12 अंगुल भी होता है, 4 4 8 फिर 4, ऐसे ही 12 अंगुल या एक वितस्ती या आधा हाथ, उसको या 9 इंच बोलते हैं, लगभग 10 इंच ऊपर उठाकर। हाँ, पहले की क्लास में ये बात हुई थी वितस्ती वाला, जब हम लोग षटकर्म पढ़ रहे थे। 29 नंबर में मकर इसको भी आसन। संस्कृत के शब्द में डाल दीजिए। क्या डाल दें? संस्कृत के शब्द है ना कुछ कुछ आसन में, नहीं कि अपने जानू और अच्छा ठीक है, वो मैं अब उसका बना करके मैं नहीं बना पाया, आज मैं किसी काम में लगा रहा, वो मैं बना करके कल भेज देता हूँ। ठीक है, मकर आसन। मकर आसन में कहा गया है अधः अस्य सेते हृदयम निधाय, मतलब छाती के बल लेटना है, छाती को जमीन पर रखना है। और उसके बाद कहा गया है भूमो च पादो प्रसार्य मानो, भूमि पर पांव को प्रसारित कर देना है। शिरश्च धृत्वा कर दंड युग में, दोनों हाथ को दंड के समान बना लेंगे और सिर को उसके ऊपर रख लेंगे। देह अग्निकारम मकरासनम, ततः शरीर में अग्नि को बढ़ाने वाली ये मकरासन, जैसे करते हैं वैसे ही इसको बताया गया है। शिरश्च धृत्वा कर दंड युग में, दोनों हाथों को दंड के समान बना करके उसके बाद सिर को उसके ऊपर धृत्वा रख देंगे। उष्ट्रासन। अध्यास्य सेते पर युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधायापि धृतम कराभ्याम आकुंच सम्यक उद्रास्य गाढ़म उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती। इसमें क्या कहा गया है, एक इसमें भी कहा गया अधो, मतलब कि इसमें भी लेटना है और दोनों पांव को मिला लेना है, मुख के बल लेटना। अधा मतलब मुख के बल लेटना है, कहते हैं अधोमुख स्वान आसन, मुख की तरफ से जब करते थे। अधो अस्य सेते मतलब मुख की तरफ से लेटेंगे, और पद युग में दोनों पांव को मिला लेंगे, और पृष्ठे मतलब पीछे की तरफ से, और धृतम मतलब धृतम कराभ्याम पीछे की तरफ से पकड़ लेंगे, जैसे धनुरासन में पकड़ते हैं, लेकिन धनुष के समान आकृति बनाने की बात नहीं कही गई है। यहाँ क्या कहा गया है, आकुंच सम्यक उद्रास्य गाढ़म, पेट को आकुंच मतलब दृढ़ता से उसको आकुंचन करेंगे, दबा के रखेंगे,
यानी कि पेट के बल लेट जाएंगे, पाँव मोड़ेंगे और दोनों पाँव को पकड़ लेंगे पीठ की तरफ से, और पेट को पूरा गाढ़म जो है गाढ़ करके उसको अंदर आकुंच करेंगे, मतलब खींच करके रखेंगे। उष्ट्रम च पीठम यततो वदन्ति, इसको उष्ट्रासन कहा गया। ये उष्ट्रासन बिल्कुल उल्टा बताया गया। उसे जनरली उष्ट्रासन में तो सिर पीछे की तरफ हम लोग ले जाते हैं। अब आगे है हमारा 31वें नंबर का आसन है भुजंग आसन। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम भूमौ च विन्यसेत धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्व शीर्षम फणिवहि देहा अग्नि वर्धयेत नित्यम सर्वरोग विनाशनम जागृति भुजंगी देवी भुजंग आसनम साधनात्। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दिक्कत वाली बात की बहुत डिस्कस किया जाए। दोनों हथेलियों को इस तरह रखे कि अंगूठे नाभि के पास रहे, हथेलियों से भूमि को पकड़ लेंगे और सांप की तरह फनिव शब्द दिया हुआ ना, फनिव सांप की तरह ऊपर उठेंगे। धृत्वा ऊर्ध्व शीर्ष, सिर को फनिव सांप की तरह ऊपर उठाएंगे। और इसका फल क्या बताया गया है? देह की अग्नि को बढ़ाता है, सभी रोगों का नाश होता है, सर्व रोग विनाशनम। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जागृति भुजंगी देवी, यानी कि इसको हो सकता है एग्जाम में दे दे, जागृति भुजंगी देवी शब्द किस आसन के लिए कहा गया? मतलब कि आपकी जो कुंडलिनी है उसका जागरण होता है, भुजंगी देवी का जागरण होता है, ये बताया गया है। और लास्ट जो आसन है 32वें नंबर का, वो बताया गया है उत्तानो चरणों कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनो आसनोपरि संस्थाप्य च उत्तान कर युग्मकम पूर्येक वायु आकृष्य। अब इसमें वायु को आकृष्य करना, पूरक करना है। नासाग्रम अवलोकयेत योगासनम भवेत एतद योगिनाम योग साधने। एकमात्र यहाँ पर आसन के बारे में चर्चा की गई है जिसमें कहा गया है पूरक करना है। तो उत्तानो चरणों कृत्वा, दोनों चरणों को उठाकर घुटनों के ऊपर रखें। संस्थाप्योपरि जानुनो, दोनों घुटनों पे रख लेंगे। आसन के ऊपर आसनों पर संस्थाप्य च उत्तानम कर युग्मम, आसन के ऊपर दोनों हाथ को रख लेंगे। उसके बाद पूरके वायु आकृष्य, पूरक करेंगे, वायु का अंदर खींचेंगे और नासिका पर देखेंगे। इसी को योगासन कहा गया। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें छूटी हुई हैं। जैसे क्या छूटा हुआ है कि इसमें कितनी देर तक रोकना है, छोड़ना है, श्वास कब छोड़ना है, मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, ये चीजें नहीं कही गई हैं। योगियों के लिए ये आसन जो है वो बहुत बेहतर साधन बताया गया है। अब ये हमारे 32 के 32 आसन हो गए हैं। उसके बाद हमने 2-3 आसन जो एक साथ मिलता जुलता, जैसे सिद्धासन, मुक्तासन, स्वस्तिकासन, गुप्तासन, इसको एक साथ पढ़ेंगे। और ये वाला तो आप कल दिखाया था, ये भी पढ़ेंगे कल हम लोग। और आसन में कहाँ, किस आसन में कहाँ दृष्टि है, इसको देखेंगे। आप लोगों ने कहा था जालंधर बंद कहाँ कहाँ पे किस किस आसन में है, उसको हमने देखिए यहाँ बना लिया हुआ है। और सभी रोगों का नाश वाला कहाँ व्याधि विनाश कारणम कहा गया, कहाँ सर्व व्याधि विनाशकम कहा गया है, कहाँ रोगों को हटाने की बात की गई है, वो भी बनाया हुआ है। तो इस पर विस्तार से इसका पोस्टमार्टम हम लोग कल करेंगे। उसके बाद कल पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस जो बनाए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, माफी चाहूंगा आज भी हमने थोड़ा ज्यादा समय सोनू जी का ले लिया। तो आज के जो क्वेश्चंस अनुसुता जी हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा या कल की क्लास में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।